अच्छा जनाब, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ से क्लास लाइब्रेरी जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और जनाब यहाँ से फिर नेम स्पेस भी रिमूव करनी पड़ेगी और क्लास लाइब्रेरी में जाएंगे तो अब इसके रेफरेंसेस में हमें क्लास लाइब्रेरी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो जनाब बात हो रही थी मेथड्स, वाई वी यूज़ मेथड्स। तो इन्होंने कहा कि भाई बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड मोर रिलायबल कोड, अवॉइड डुप्लीकेट कोड एंड कोड रीयूज। इन तीनों चीज़ों के बारे में कोई बता सकता है कि क्या मतलब है मेथड को यूज़ करने से हमें ये, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं, क्या मतलब है इसका? कोई डिफाइन करेगा इन तीन पॉइंट्स को? बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड मोर रीडेबल कोड। सर ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो कोड स्ट्रक्चर्ड है वो जी। एक बेटर पोजीशन पर आ जाता है। मतलब उसके अंदर जो है डिस्प्ले जो हमें हो रहा होता है वो हम्म। रीडेबल होता है, हमें बहुत ज्यादा कोड नहीं होता, बल्क ऑफ कोड्स नहीं होते हमारे पास। हाँ, यानी तुम ये देख के बता सकते हो कि जनाब यहाँ पे एक मेथड कॉल हुआ हुआ है, तो यकीनन इसका बैक एंड कोड इस मेथड में कहीं ना कहीं बाइंड हुआ हुआ होगा। तो यहाँ पर उस मेथड से आप कॉल करवा रहे हैं, तो आप जाके उस मेथड को उस नाम से देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। अवॉइड डुप्लीकेट कोड, कि अगर एडिशन के दो दफ़ा एडिशन कॉपी परफॉर्म करने करनी है से तो बचे। जनाब आप क्या करोगे, बाकायदा दो दफ़ा कोड लिखने के आप क्या करोगे, एक दफ़ा उस मेथड में बाइंड करोगे और उस मेथड को दो दफ़ा इम्प्लीमेंट करवा लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि शो के मेथड में 20 दफ़ा अपना नाम लिखा था, देन उसके बाद अगर मुझे दो टाइम्स उस मेथड को चलाना था तो वो 40 दफ़ा प्रिंट हो रहा था, राइट। कोड रीयूज का क्या मतलब है कि आप बार बार उसी कोड को यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसको मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो है वो अच्छी तरीके से बताता हूँ कि होता क्या है। देखो अब जनाब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं भाई, मेथड और फंक्शंस की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगी। कि देखो अगर मैं, पहली बात तो ये है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में रहते हुए जितने भी मेथड आप बनाओगे वो इस मेन सेक्शन से हटकर बनाओगे। या तो आप इसके ऊपर बनाओगे या तो आप इसके नीचे बनाओगे, लेकिन क्लास के अंदर रहते हुए मेन सेक्शन के बाहर आप क्या बनाओगे, मेथड्स बनाओगे। और वो मेथड्स जो किस तरीके से बनते हैं, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होती है जनाब, हमारे पास वॉइड, और कोई भी मेथड हमने बना दिया कि इससे पहले स्टैटिक का कीवर्ड लिख लो। अब स्टैटिक का कीवर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें इस प्रोग्राम की क्लास के रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक वॉइड लिख दिया। अच्छा, नेम स्पेस जो है वो, ठीक है, पब्लिक वॉइड शो, ये मैंने मेथड बना दिया। अब इस मेथड में क्या होगा कि जनाब अगर हमें दो यूज़र से इनपुट लेने हैं, कि मैंने यहाँ पे कह दिया इस मेथड के अंदर लिख दिया कि भाई एंटर दी नंबर, और इस मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई इसको साथ साथ ये प्रिंट भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लैश एन कर देता हूँ और फिर उसके बाद कॉन्टेकेटिनेट करने के बाद यहाँ पर जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, अब ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो कि मैंने एक दफ़ा अपने मेथड में बाइंड कर दी। अब मेथड कैसे बनाया कि जनाब स्टैटिक का कीवर्ड लिखा ताकि मुझे इसके रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं स्टैटिक को हटाकर भी मेथड आपको कॉल करवाना बताता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड लिखोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर शो का मेथड इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये वाला जो मेथड होता है ये क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जब भी आप कंसोल एप्लीकेशन को चलाते हो तो आपका ये वाला मेथड रन होता है। और इस मेथड में जब ये वाला मेथड मिलेगा तो कंपाइलर कहाँ चले जाएगा, इस वाले मेथड की इंस्ट्रक्शन में। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमें मिलता है।
देखो अब कंपाइलर ने क्या किया कि जब शो का मेथड इसको मिला तो इसने शो के मेथड को रीड किया और रीड करने के बाद वो इस पे चले गया और इस पे जाने के बाद ये हमसे कह रहा है कि भाई इंटर द नंबर, मैंने कह दिया 10 और इसने 10 ही को प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन 2-3 दफ़ा चले, तो मैंने बजाय बार बार ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखने के मैंने क्या कर दिया, एक दफ़ा मेथड में बाइंड कर दिया। अब इसको कहते हैं कोड रीयूजिबिलिटी, कि इसी कोड को आप एक दफ़ा यूज़ कर रहे हो फिर दूसरी दफ़ा यूज़ कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, कोड रीयूज़, वो ये है। अवॉइड कोड डुप्लीकेट, तो ये वाला कोड जब मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूँ तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इस मेथड ने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन को भी अवॉइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ अपने प्रोग्राम को, मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया ये और दूसरा नंबर मैंने ले लिया ये, तो अब मुझे बता सकते हो कि क्या मैंने एक ही मेथड को, एक ही कोड को दो जावियों से चलाया है, दो वैल्यू से चलाया है, या दो अलग अलग बिहेवियर इसके प्रोवाइड किए। जनाब इसका बिहेवियर तो सेम था, लेकिन इसको मैंने दो वैल्यू के साथ इंप्लीमेंट किया है, दो दफ़ा अलग अलग वैल्यू, एक को 3 के साथ, एक को 5 के साथ। जबकि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या थी कि भाई यूजर से इनपुट लो और उसको प्रिंट करवा दो। अब कितने दफ़ा यूजर से इनपुट लो और प्रिंट करवा दो, दो दफ़ा। सही है। बजाय मैं इसके ये करता कि भाई मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कॉपी करता, बी का वेरिएबल बनाता और उसको दोबारा प्रिंट करता, तो वो क्या होता, कोड डुप्लीकेट होता। तो अब इससे क्या हुआ, मुझे ये तीनों पॉइंट मिल गए कि एक तो बेटर स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम एंड मोर रीडेबल, कि जनाब मोर रीडेबल इस तरीके से हुआ कि हम अगर मेन को देखेंगे तो मेन में हमें मिले कि भाई ये जनाब कोई एक मेथड ऐसा है जो दो दफ़ा कॉल हुआ है, ये एक मेथड है जो कि दो दफ़ा कॉल हुआ है। अब आ जाओ ये मेथड बना हुआ कहाँ है, तो आराम से हम जाएंगे, हम बजाय पूरा कोड खंगालने के हम जाएंगे, हमें शो का मेथड जहाँ पे मिलेगा, हम शो के मेथड में जाएंगे, उसकी बॉडी में चेक करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन है। हाँ भाई ये स्ट्रक्चर है, आराम से हमने रीड कर ली। सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पूछो अभी तक, स्ट्रक्चर समझ में आया, वाई वी यूज मेथड। और अब डिक्लेयर करने का इन्होंने मेथड बनाया, मेथड को डिक्लेयर करने के लिए मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर क्या था जनाब, ये स्टैटिक जो था ना, ये मॉडिफायर है बेसिकली, ये भी एक मॉडिफायर है कि अगर मैं स्टैटिक हटा दूं और मेरे पास मेथड ये होगा ना, तो ये देखो एरर देना शुरू कर देगा। अब इस तरह मैं मेथड को किस तरीके से चलाऊंगा, अगर नॉन स्टैटिक मेथड होगा तो उसको चलाने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो मेन मेथड है और ये वाला जो मेन मेथड है, ये दो अलग अलग मेथड है। कहाँ बने हुए हैं ये, क्लास के स्कोप में बने हुए हैं। देखो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, क्लास के अंदर ये दोनों मेथड बने हुए हैं। अब अगर मुझे ये मेथड, क्या मैं कह सकता हूँ ये इस क्लास का पार्ट है, क्या ये मैं कह सकता हूँ ये जो शो का मेथड है वो इस प्रोग्राम क्लास का पार्ट है? बिल्कुल है। तो जनाब मैं क्या कहूँगा कि अगर, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इस क्लास का रेफरेंस देने की ज़रूरत होगी। मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रोग्राम जो मेरी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, किसी भी नाम से बना सकते हो, आप अपने नाम से बना सकते हो। इक्वल टू न्यू करने के बाद आप क्लास को दोबारा कॉल कर लो और p1 करने के बाद मुझे मिलेगा शो का मेथड। मैं इस तरीके से चलाऊँगा। अगर मुझे दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं p1 डॉट करने के बाद इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लूँगा, मुझे सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जो इससे पहले मुझे कर रहा था। एक मैंने वैल्यू ले ली 4 के लिए, एक मैंने वैल्यू ले ली इम्प्लीमेंटेशन 2 के लिए। यहाँ तक मेरी बात जो कंफ्यूज की हो आप लोगों को, समझ में आई ये चीज़, कि अभी हम लोग से बात कर रहे हैं कि भाई सिंपल मेथड्स क्या होते हैं। अब मैं इसको मेथड्स क्यों कह रहा हूँ, इसको मेथड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पास जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, इसलिए आमतौर पर लोग जो हैं वो इसको मेथड कह रहे होते हैं कि ये जो शो है जो है ना वो एक मेथड है, वो एक फंक्शन नहीं है। अगर मुझे शो को फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करूँ,
अगर मुझे शो को फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करूं, तो मैं void की जगह किसी कोई भी टाइप दे दूं। मैंने दे दिया इंटीजर। अब इंटीजर की जगह भी कोई भी टाइप हो सकती है, आइदर स्ट्रिंग हो सकती है, आइदर फ्लोट हो सकती है, आइदर डेसिमल हो सकती है। अब ये जो है ये फंक्शन है। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि जब भी किसी भी मेथड में अगर वाइड लगा हुआ होगा तो उसमें हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इस टाइम हमसे कह रहे हैं कि भाई रिटर्न करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब तक कि मैं रिटर्न नहीं करूँगा ना, और रिटर्न क्या होगा, जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब इस मेथड ने यूजर से इनपुट लिया और वो ही इनपुट जो है वो रिटर्न कर दिया। इसको आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि ये भाई ये फंक्शन, वो इसलिए फंक्शन है क्योंकि इसमें वॉइड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है, वरना ये भी एक मेथड ही है, या आप उस मेथड को फंक्शन भी कह सकते हो। अब इस टाइप का जो मेथड होता है, फंक्शन होता है, इसकी टाइप जो है वो वॉइड नहीं है। अब अगर यहाँ पर कोई और टाइप होती कि जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होती, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न होता, ए डॉट करने के बाद मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करवाता, तो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। और यहाँ पर अब डिस्प्ले मुझे करवाना था स्ट्रिंग, तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में जाता, P1 डॉट करने के बाद शो के मेथड को इम्प्लीमेंट करता। अगर मुझे जितनी दफ़ा भी प्रिंट करवाना होता तो जनाब मैं उतनी दफ़ा कंसोल डॉट राइट लाइन करता, P1 डॉट करने के बाद ये मेथड मेरा दोबारा से चल जाता। अब ये मुझे क्या देगा, अब यहाँ पर जनाब ये मुझे यूज़र से तो इनपुट ये इंटीजर लेगा, लेकिन रिटर्न जो करेगा ना वो स्ट्रिंग करेगा। मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट इंटीजर लिया, लेकिन जो इसने रिटर्न किया वो 4 जो किया वो स्ट्रिंग में किया। इसने यूज़र इनपुट इंटीजर लिया लेकिन रिटर्न क्या किया, स्ट्रिंग किया, क्योंकि इस फंक्शन की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग नहीं करता ना तो इट विल बिकम द एरर। और वो क्या एरर आता कि जनाब आपने इस टाइम जो फंक्शन यूज किया है उसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि ये फंक्शन कोई ना कोई एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। कोई ना कोई क्या करेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा। अगर हम यहाँ पर इसी फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करें कुछ इस तरह कि अगर मैं यहाँ पर इनपुट ले लूँ, स्ट्रिंग ए में इनपुट ले लूँ, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और साथ में क्या करने की ज़रूरत नहीं है, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूँगा ना तो ये सक्सेसफुली चलेगा। अब यहाँ पर मैं 2 दफ़ा यूज़र से इनपुट लूँगा, एक मैंने अफान ले लिया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर उस्मान लिया। जी स्टूडेंट, कोई सवाल यहाँ तक, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज करो। Is it clear or not? क्लियर सर। ओके। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई मज़ीद, अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल वगैरह ले ली कि भाई एक प्रिंट का मेथड ले लिया और इसी तरीके से मेथड डिक्लेरेशन, इन्वोक्शन। अच्छा, मेथड डिक्लेरेशन और इन्वोक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोग मुझे देख के बता सकते हो कि कहाँ मेथड डिक्लेयर हो रहा है और कहाँ मेथड इन्वोक हो रहा है, बता सकते हो? सर स्ट्रिंग शो में मेथड डिक्लेयर हो रहा है, और जहाँ पर हमने इसको P1 लिया हुआ है शो को, वहाँ पर इन्वोक हो रहा है। इन्वोक हो रहा है, ठीक है। मेथड को डिक्लेयर करना यानी बनाना, डिजाइन करना, ये डिक्लेरेशन में आता है। और अगर उस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाएंगे किसी जगह, उसको कहते हैं इन्वोक करना। अब क्योंकि ये मेथड नॉन स्टैटिक था तो इसलिए इसको इन्वोक क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक कर दूं तो अब यहाँ पर इसको इस तरह रेफरेंस की जरूरत नहीं है, यानी इसको
किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कॉल होगा। और अब इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में स्टैटिक मेथड को की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हर मेथड में स्टैटिक लगाते हैं ताकि वो डायरेक्ट अपने नाम से कॉल हो जाए, राइट। तो ये हो गया मेरे पास डिक्लेरेशन और इन्वोक्शन, कि आपने मेथड बनाया और उसको इन्वोक कर लिया। मॉडिफायर्स क्या होते हैं जनाब? मॉडिफायर्स के बारे में, if we create a class that contain the code above, we will see the code compile and run. So यहाँ पर ये इसके बारे में modifiers, a modifier is a keyword in the C# which give the additional information to the compiler for the certain code. जनाब मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर मैंने कहा कि जनाब कि कंपाइलर को स्टैटिक का कीवर्ड बता रहा है कि ये वाला जो शो का मेथड जो है वो किसी रेफरेंस की अब जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कॉल होगा। अगर मैं यहाँ से मॉडिफायर हटा दूं तो कंपाइलर ये समझेगा कि अब ये मेथड विदाउट प्रोग्राम के रेफरेंस के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो we define the public method by modifier, special type modifier called the access modifier. It is used to show the method that can call any C# class no matter where it. Public modifier are not restricted, which means कि who can call them. देखो इन्होंने यहाँ पर अभी मॉडिफायर के बारे में क्या बताया है। अभी पहले तो यहाँ पे ये देख लो, पब्लिक मॉडिफायर से पहले तुम ये देखो, क्योंकि हमने स्टैटिक इंप्लीमेंट किया है कि व्हेन द मेथड हैज अ कीवर्ड स्टैटिक इन इट डिक्लेरेशन, कि जैसे कि हमने किया कि भाई आपने एक मेथड बनाया और उसके डिक्लेरेशन में स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया, तो क्या होगा कि दिस मेथड इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड कहते हैं। और to call this static method there is no need have the instance of the class. इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमने क्योंकि स्टैटिक लगा दिया तो अब हमें जिस क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है उसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंस का क्या मतलब? ये बनाने की जरूरत नहीं है कि जैसे हम ये बना रहे थे प्रोग्राम p1 इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, ये बनाने की जरूरत नहीं, राइट। इसको कहते हैं इंस्टेंस। अब क्योंकि ये मेथड क्या है? स्टैटिक है, तो हमें इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टू कॉल द स्टैटिक मेथड देयर इज नो नीड टू हैव एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास व्हिच इज स्टैटिक कॉल्ड स्टैटिक मेथड इज डिक्लेयर। कि आपने इस क्लास के अंदर क्योंकि स्टैटिक मेथड बनाया है और स्टैटिक मेथड डायरेक्ट अपने नाम से कॉल होगा, उसको किसी भी इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, लाइक p1 की जरूरत नहीं है, राइट। अब मजीद क्या है इसमें कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? कि भाई पब्लिक, अगर किसी भी मेथड में अगर हम यहाँ पर पब्लिक लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो चलो पब्लिक, मैं यहाँ से मेथड को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास ए के नाम से। ये मैंने एक क्लास बनाई और इसके अंदर इस मेथड को मैंने क्या कर दिया? बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई अब ये वाला शो का जो मेथड है वो कौन सी क्लास में बना हुआ है? ए की क्लास में बना हुआ है, सही है। और ये क्या है? ये प्रोग्राम क्लास है। अब ये दोनों क्लासेस क्या है? यानी स्कोप डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना है? शो का मेथड देखो सीधा सीधा एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? कि शो डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी आपके इस स्कोप के अंदर शो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल एक सेपरेट उसका स्कोप है। अगर जनाब मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर देता हूँ, सही है, मैंने सिर्फ यहाँ पर पब्लिक लगा दिया तो ये तो स्टिल एरर है। अब जब मैं पब्लिक लगाऊंगा ना तो मुझे क्लास के इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर इस मेथड को कॉल करवाना है ना मेन में, तो मैंने जो क्लास बनाई थी ए डॉट करने के बाद मैं शो का मेथड उठाऊंगा और यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाऊंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ए
करवाऊंगा और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। अब ये मेथड जो है वो 2 दफ़ा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर द नंबर, अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू ली है तो हमने ABC दे दिया, 1 2 3 दे दिया, तो इसने उस मेथड को चला दिया। तो पब्लिक का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी स्कोप में अगर कोई भी कंटेंट कोई भी मेथड को अगर पब्लिक मॉडिफायर लगा दिया तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर यू वांट। पब्लिक का मतलब ये है कि अगर जैसे आप में से किसी एक लड़के को उठा लो, सही है, आप पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो आप क्या हो गया, पब्लिक। सही है, एक अदब का तकाजा है, वो एक हमारे माशरती उलूम है कि भाई पेरेंट की परमिशन लेनी है, अदब का तकाजा है, वरना अगर देखा जाए तो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी की, तो आप क्या हो, पब्लिक, एनीवेयर यू वांट टू गो। इज इट क्लियर और नॉट? पब्लिक मॉडिफायर समझ में आया? पब्लिक मेथड अगर होगा तो, अगर पब्लिक मेथड बनाना है तो पब्लिक मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, पब्लिक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो उसको इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे। Another example for access modifier that we can meet, the access modifier private। एक और मॉडिफायर होता है हमारे पे प्राइवेट। इट्स फंक्शन इज अपोजिट टू दैट पब्लिक, पब्लिक से बिल्कुल अपोजिट। आमतौर पर जो है वो पब्लिक का मतलब होता है सबके लिए। आप लोगों ने भाई देखा होगा ना अपने फेसबुक पे, आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि भाई आप जो है वो अपना डाटा जो है वो, या मैसेज में आती हैं कि भाई पब्लिकली आप, या फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर आपने लगाई, कोई भी पोस्ट की है, एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना कि क्या आप पब्लिकली उसको शो कर सकते हो या प्राइवेटली ओनली मी। तो वो ओनली मी बेसिकली क्या फीचर है, वो प्राइवेट का फीचर है। क्या अगर जनाब मैं इसको इस मेथड को पब्लिक की जगह में प्राइवेट कर दूं, तो अब ये क्लास के अंदर ही रहते हुए इंप्लीमेंट होगा, ये आउटसाइड द क्लास इंप्लीमेंट नहीं होगा, आउटसाइड द क्लास इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी अगर मैं इसी के बरक्स एक और मेथड बनाता हूं, पब्लिक वाइड शो, सॉरी डिस्प्ले के नाम से बना लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस मेथड के अंदर ये वाला मेथड कॉल हो जाए, तो जनाब ये इजीली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। प्राइवेट का स्कोप होता है विद इन द क्लास, कि जिस स्कोप के अंदर अगर कोई भी मेथड अगर प्राइवेट हो गया, तो ये, अब ये जो शो का मेथड है ना, ये इन दो ब्रेसेस के दरमियान ही एक्सेसिबल है, कहीं भी इसके बाहर नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। अगर आप ए डॉट करके भी आपको शो नहीं मिलेगा, ठीक है। या अगर मैं पब्लिक स्टैटिक कर दूं, यानी डिस्प्ले स्टैटिक कर दूं, तो आपको ए डॉट करके डिस्प्ले का मेथड तो मिल जाएगा क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन आपको शो का मेथड नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। इज इट क्लियर और नॉट? ये बताओ, मॉडिफायर समझ में आए? सिर्फ दो टाइप के भी मॉडिफायर, जबकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ये क्योंकि मैनुअल में था तो इसलिए बता दिया, और नहीं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे आप लोग। तो अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है एक्सेस, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की। अच्छा जनाब, रिटर्न टाइप मेथड। भाई रिटर्न टाइप मेथड कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करवा चुका हूँ। ये जो हमने मेथड बनाया है ये रिटर्न टाइप मेथड है। रिटर्न टाइप मेथड वॉइड के अलावा अगर कोई भी टाइप हो, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डेसिमल, बूलियन, व्हाटएवर, लेकिन वॉइड के अलावा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप कहते हैं। अ मेथड कैन आल्सो रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलर। जब आप मेथड को कॉल करते हो तो वो मेथड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है।
You have already used this feature. The method readline and parse both return the result we have used in our program. अब देखो छोटी सी एक मिसाल दी, ये दो मेथड हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, एक कंसोल डॉट रीड लाइन और एक पार्स, इंटीजर डॉट पार्स या जो है स्ट्रिंग डॉट यानी डबल डॉट पार्स। तो वो क्या है, ये मेथड क्या है जनाब, ये रिटर्न टाइप मेथड है। कंसोल और रीड लाइन का एक मेथड का काम ये है कि टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, और एक क्या है कि यूजर से इनपुट करवाना, सही है, इनपुट लेके रिटर्न कर देना। इसी तरीके से इंटीजर डॉट पार्स क्या है, पार्स एक मेथड है, उसमें आप लिखते हो कंसोल डॉट रीड लाइन। तो पार्स क्या करता है, यूजर से जो भी आता है उसको रिटर्न करवाता है, और यूजर से कौन इनपुट लेता है, रीड लाइन इनपुट लेता है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि ये मेन सेक्शन है, उसके अलावा एक इन्होंने मेथड बना दिया कि जनाब स्टैटिक इंटीजर ऐड वन। अब एक और मिसाल इस तरीके से आप लोगों को करवाता हूँ, मैं यहाँ से क्लास भी रिमूव कर रहा हूँ और मेथड भी रिमूव कर रहा हूँ, क्लास प्रोग्राम में रहते हुए काम करेंगे। मैंने मेन सेक्शन के बाहर निकला, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक मेथड बनाऊँ जो कि रन टाइम पे मुझसे यूजर से इनपुट करे और फंक्शनैलिटी तो एक दे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो, यूजर खुद इनपुट करे। तो मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन बनाना चाहिए, मैंने कह दिया इसको स्टैटिक इंटीजर ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब उसके अंदर अभी तक जितने भी फंक्शन हमने यूज किए हैं कि उसके पैरेंथेसिस में हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दे दिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। अब इसका मतलब क्या होता है, और ये रिटर्न करवा दे ए प्लस बी का सम। अब इसका मतलब ये होता है जनाब कि जब आप इस मेथड को कॉल करवाओगे ना यहाँ पर, कि जैसे कि ऐड, तो ये आपसे क्या मांग रहा है, इंटीजर ए की वैल्यू और इंटीजर बी की वैल्यू, सही है। अब यूजर ने इनपुट किया फॉर सपोज 100 और दूसरा नंबर इनपुट किया इसने 200 और मेथड कॉल करवा दिया, सही है। या आप चाहो तो इस मेथड को कंसोल डॉट राइट लाइन में पास करवा दो। तो अब क्या होगा कि ये जो मेथड जो है वो एक इन दोनों जो भी यूजर्स ने इनपुट दिए हैं इन दोनों को सम करेगा और रिटर्न कर देगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो प्रिंट करवा देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने यूजर से इनपुट क्या लिया है, 100 और 200। जब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये मुझे क्या देगा, 300, सही है। ये 300 क्यों दिया जनाब, ये मेथड चला ऐड का, और ऐड का मेथड चला तो इसने कहा कि भाई ऐड में आपने दो पैरामीटर दिए हुए हैं तो आर्गुमेंट में वैल्यू भी तो दो इनकी। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो पहली वैल्यू इसमें जाएगी, दूसरी वैल्यू इसमें जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है। पहली वैल्यू किसमें जाएगी, पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में जाएगा और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर में जाएगा। और रिटर्न के कीवर्ड के बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ए की वैल्यू है और जो कि बी की वैल्यू, दोनों को आपस में सम करके रिटर्न करवा दो। तो वो क्या करेगा, 100 उठा के इसमें फेंकेगा, 200 उठा के इसमें फेंकेगा, दोनों को आपस में सम कर देगा और रिटर्न करवा देगा 300। ये बताओ रिटर्न टाइप मेथड समझ में आया या नहीं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें यूजर से इनपुट ले लो, इट्स अप टू यू। कि अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई यूजर से इनपुट लें, यूजर खुद अपनी मर्जी से इनपुट करे, एंटर नंबर 1, और इसी तरीके से इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, और ये आ जाएगा जनाब कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरीके से आप यहाँ से इसी को कॉपी करो
यहाँ पर पेस्ट कर दो और इस वेरिएबल का नाम दे दो y। इंटर द नंबर 2 जो कि y में जाएगा। और जनाब यहाँ पर क्या होगा कि आप कंसोल डॉट राइट लाइन में ऐड के मेथड को चलाओ और उसके अंदर अब क्या मुझे हार्ड कोड वैल्यू लेने की जरूरत है? नहीं। अब जो यूजर से इनपुट आएगा वो मैंने ए में भेज दिया और जो दूसरा यूजर से इनपुट आएगा वाई में, वो मैंने इसमें भेज दिया। राइट। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब क्या होगा। अब ये होगा, पहला इनपुट आ गया 10, दूसरा इनपुट आ गया 2, तो इसने मुझे 12 वैल्यू सम करके रिटर्न करवा के दे दी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई ये वाला काम जो है वो हर दफा हो, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, सही, तो ये तो अब स्कोप नहीं बनेगा, अब स्कोप में खड्डा आ गया। तो ये यूजर से इनपुट आया। अब आप चाहते हो कि भाई ये वाला मेथड जो है वो मेरे पास 3 दफा प्रिंट होना चाहिए, ये वाला मेथड जो है वो 3 दफा प्रिंट होना चाहिए, चलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको 3 दफा इंप्लीमेंट कर लें, 1 2 3, तो अब इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, 1 2 और ये 3 दफा ही प्रिंट करके दे। लेकिन अगर मैं अब आप लोगों से कहूँ कि यार 3 दफा मेथड चलना चाहिए और 3 दफा अलग अलग यूजर से इनपुट चाहिए, अब बताओ हाउ इज इट पॉसिबल, क्या तरीकेकार है? जनाब सर फिर ये सेलेक्टेड कोड को भी मेथड के अंदर लिख देते हैं। सेलेक्टेड कोड को अगर मेथड के अंदर लिख देंगे तो जनाब आर्गुमेंट में वैल्यू कहाँ से जाएगी? यहाँ से ये वैल्यू हटा देते हैं, सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं, बाकी वो इनपुट और आउटपुट खुद दे देगा। देखो अगर मैंने यहाँ से पैरामीटर हटा दिया ना तो मेथड में मुझे एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको मेथड में रिक्वायर्ड है कि भाई ये जो आपने पैरामीटर क्यों पास किए, फिर अब जब पैरामीटर पास किए इनकी वैल्यू भी तो दो, और मैं चाहता हूँ कि हर दफा डिफरेंट वैल्यू आए। इज इट ट्रू और नॉट? ये आ गया मेरे पास x, y, और इसी तरीके से ये आ गया मेरे पास x, y। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, x1, यहाँ पर आप कर दो y1, यहाँ पर कर दो x2 और यहाँ पर कर दो आप y2। तो जनाब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x2 और y2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने पहला नंबर दिया 1, फिर 2 और इसने 3 रिटर्न कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे दिया 4 5, इसने मुझे 9 रिटर्न करके दे दिया, मैंने ले लिया 7, यहाँ पर मुझे 15 रिटर्न करके दिया। क्या हम लूप से हैंडल कर सकते थे? अब ये तो लाइन ऑफ कोड बढ़ा रहा है, फॉर का लूप जो कि i 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चले, मैं चाहता हूँ कि जनाब 3 दफा चले, तो मैंने यहाँ पर <3 दे दिया, और उसके बाद जो मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी, मैं पहले यहाँ पर इसको ये वाली इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं लूप।
आई 0 से स्टार्ट होगा, आई चलेगा लेस देन 3 और जनाब यहाँ पर ये वाला कोड हम डिफाइन कर लेंगे। इज इट ट्रू और नॉट, बताइए। हाँ, लूप के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया, ये हो रहा फंक्शन कॉल। तो आप जनाब यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। जनाब यहाँ पर मैंने पहले 1 और 2 को सम किया, फिर 5 और 6 को सम 56 और 1 को सम किया, 57 बन गया। फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 को सम। तो उसमें और इसमें कितना फर्क है, ये आपके सामने। और ये मेथड यानी ये फंक्शनलिटी को मैं 3 दफा यूज कर रहा हूं, तो कोड रीयूजेबिलिटी हुई, 3 दफा एडिशन परफॉर्म हुई, हो गई भाई। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास ये ऑल अबाउट था हमारे पास किसका, मेथड का। अब मेथड के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो आप लोगों को करनी है। एक मेथड बनाना है, एक मेथड बनाना है that will take your name and other detail and print on it console, invoke this method in the main function। सिंपल मेथड बनाना है और उसमें आपने अपने नेम के साथ 4-5 डिटेल ले लेना और उन तमाम डिटेल्स को आपने प्रिंट करवाना है अपने कंसोल पे, और वो मेथड जो है आपने मेन में इंप्लीमेंट करवाना। हो जाएगा। राइट अ मेथड दैट विल प्रिंट द टेबल ऑफ डिजायर यूजर डिजायर। क्या मेथड के थ्रू आप लोगों ने जो भी यूजर इनपुट करे उसका टेबल प्रिंट करवाना है मेथड के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन। तीसरा सवाल क्या है, ऐड अ मेथड इन योर प्रोजेक्ट एंड डिवाइडेड योर प्रोग्राम इन सब प्रोग्राम। और मेथड ऐड करवाना है अपने प्रोजेक्ट में एंड डिवाइड योर प्रोग्राम इन सब प्रोग्राम। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी करके दिखा देना कि भाई सब रूटीन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी। जैसे कि मैंने अभी एक क्लास के अंदर 2 मेथड बनाए थे ना अलग अलग, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो एक सेपरेट क्लास बना लेना और उसके अंदर 2 मेथड अलग अलग बनाकर मेन की क्लास में इंप्लीमेंट करवा के दिखा देना। ठीक है भाई, ये टास्क है तुम लोगों का लैब नंबर 11 का, जो कल रात मुझे सबमिट करवाओगे तुम। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। जी स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर? सर अब तो आधी से ज्यादा लैब्स वगैरह हमारी हो गई हैं, अब तो ये पीडीएफ फाइल कंप्लीट भेज दें। काश डिपार्टमेंट से अलाउ होता तो भेज भी देता। चलो खैर, फिर भी कब मिलेगी ये फाइल? अब जब जो है आपके पास इंडिविजुअल लैब आ ही गई हैं, 11 लैब्स तो आ ही गई हैं ना आपके पास, तो ये है बस 2 और लैब्स आ जाएंगे आपके पास, उसमें क्या है। अच्छा, ये मीटिंग हमारी लेस देन अ मिनट रह गई है, एंड होने वाली है। सर प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है सर, थैंक यू। पाइथन में पढ़ोगे तुम, पाइथन। सर उसके लिए पाइथन खुद पढ़नी पड़ेगी या उसकी इंट्रोडक्शन या वो भी नहीं, पहले पढ़ाएंगे? से बेसिक खुद पढ़ के रखना पहले से।